Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Aura Greens. बच्चों की हेल्थ हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है और आज के माहौल में हम उनको हेल्दी रखने के लिए अपनी तरफ से उनके लिए बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संकेत होते हैं जब हमें एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है। डॉक्टर्स क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके पास सही इक्विपमेंट्स, कई वर्षों का एक्सपीरियंस और नॉलेज होती है। तो इस बदलते समय में हम अपने बच्चों को कैसे हेल्दी बनाए रखें, जानेंगे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जगदीप पुष्कर जी से। डॉक्टर जगदीप जी ने बोस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन भी किया है और पिछले काफ़ी समय से अपने क्षेत्र में अपने श्रेष्ठ कार्य द्वारा समाज में योगदान दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो में आपका स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा मुद्गल शो एक टॉक शो है और इसमें हम काफी चीजों पर चर्चा करते हैं। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के बारे में कि इस कोरोना काल में, इस कोरोना के समय पे बच्चों के साथ क्या विशेष रूप से हम उन पर काम करें, जो उनकी सेहत पे हम कुछ काम कर पाए। तो इसके लिए आज जो हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर जगदीप जी, जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। थैंक यू सर, जैसे हमारा एक मुद्गल शो है, ये एक टॉक शो है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों पर, एक डिफरेंट चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। तो सर, जैसे आज की तारीख में जो अगर हम बच्चों की बात करें तो जो वैक्सीनेशन है, जो बच्चों के एक नॉर्मल वैक्सीनेशन लगवाना होता है, तो उसमें काफ़ी सारे पेरेंट्स या काफ़ी सारे लोग उस पर ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि भाई कुछ अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, कुछ भय है। तो सर, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये कि वैक्सीनेशन हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है जी। वैक्सीनेशन जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि डॉक्टर्स और पीडियाट्रिशियंस एडवाइस करते हैं जिन चीज़ों के लिए, वो ज़रूर से लगवाने चाहिए जी। उनमें कोई हिचक या कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए जी। एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। वो बिल्कुल सही है। वैक्सीनेशन का हमारा पर्पस भी यही रहता है कि हम किसी बीमारी को ना होने दें, उससे पहले ही हम बॉडी को उसको अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे दें, उसका इम्यून सिस्टम हम बूस्ट अप कर दें। तो हमारा वैक्सीन का पर्पस ही यही रहता है। तो अगर किसी तरीके के, जैसे ये पेंडेमिक वाला समय चल रहा है, कोरोना वैक्सीन वाला, जो कोरोना वायरस वाला जो चल रहा है, इसका जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उससे कोई लेना देना नहीं है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अपनी जगह पर ही प्रॉपर वे में होना चाहिए। मतलब बच्चे को हमें जैसे टाइमली इम्यूनाइज कराते हैं, उसी टाइम पर ही इम्यूनाइज हमको कराना चाहिए। पैंडेमिक होने की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि हमें अभी वैक्सीन नहीं लगवानी है। ये बिल्कुल गलत है। वैक्सीनेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हमेशा कराना चाहिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे इस कोरोना टाइम पे जो प्रेगनेंसियां हुई हैं, उन प्रेगनेंसी में जैसे आपने अभी कहा कि बहुत सारे पेरेंट्स उन बच्चों को ले जाने में डर रहे हैं डॉक्टर्स के पास कि भाई मुझे इस टाइम वैक्सीनेशन नहीं कराना है। तो मेरे हिसाब से फिर तो वो गलत चीज कर रहे हैं। बिल्कुल गलत। वैक्सीनेशन हमेशा ही फायदेमंद रहता है। मैंने जैसे अभी बताया आपको, वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वरना जिस बीमारी के अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो जानलेवा बीमारी होती है। अच्छा। अगर वो बीमारी किसी वजह से बच्चे को पकड़ती है तो बच्चे की जान पे बनाती है और बच्चे को जान का खतरा हो जाता है। तो उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन बनाया गया है। तो अगर ये इस तरीके का पैंडेमिक चल भी रहा है तो इसमें हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन जो चलता है, जो शेड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें कराना चाहिए। अच्छा। तो सर, जैसे इस टाइम कोरोना के समय पे हमने देखा कि भाई स्कूल तो खुल गए हैं, तो उन स्कूल में बच्चों का इम्यून सिस्टम पे कैसे काम करा जाए, या उन बच्चों का इम्यून कैसे बूस्ट अप करा जाए, या उनके हेल्थ के बारे में क्या सोचा जाए, क्योंकि पेरेंट्स थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। गुड क्वेश्चन। एक्चुअली देखिए, इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, यू नो। मतलब इंडिया में बहुत सारे मौसम हैं, बहुत सारे इंडिया जाना जाता है स्पाइसेस के लिए, इंडिया जाना जाता है बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स के लिए। कुदरत ने हमें बहुत कुछ दे रखा है ना। तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए जो भी सीजनल फ्रूट होता है वो हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन्स वगैरह होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने में हेल्पफुल होते हैं। स्पाइसेस होते हैं, स्पाइसेस में बहुत सारे स्पाइसेस ऐसे होते हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, लौंग हो गया, वो इन सब के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर ये चीज़ें हम सही से कंज्यूम कर रहे हैं
तो बीमारी से ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन हमको मिल रहा है ना। तो हमें इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए जो भी नेचर ने हमको दिया है बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में, मतलब अगर आप कोई फ्रूट लेते हो और अगर आप उसी फ्रूट का जूस निकाल के पीते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। जूस के अंदर ग्लूकोज कंटेंट थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, फाइबर कम हो जाता है। कुदरत ने हमको जिस फॉर्म में जो चीज़ दी हुई है वो उस फॉर्म में बेस्ट करके दिया हुआ है। कुदरत ने हमारा ख्याल पहले से ही रखा हुआ है। कुदरत हमको बोलती है कि मतलब जितना कुदरत ने हमको दिया है आप उसी फॉर्म में कंज्यूम करोगे तो बेस्ट आएगा बॉडी के लिए। तो मेन चीज मतलब कि बच्चों को थोड़ा सीजनल फल वगैरह खिलाएं। सीजनल फल खिलाइए, जो स्पाइसेस हैं जो घर में अच्छे खानों में जो हम यूज़ करते हैं, अगर वो आप प्रॉपर कंपोजिशन में ले रहे हो तो ऑटोमेटिक आप एंटी वायरल नेचुरल फॉर्म में, एंटी बैक्टीरियल नेचुरल फॉर्म में आप ऑटोमेटिक ले रहे हो, तो उससे बीमारी वैसे ही नहीं आएगी। और सर जैसे देखा गया कि आजकल न्यूज़पेपर्स में हो रही विटामिन डी के बारे में कुछ आ रहा है, तो सर वो क्या है? देखिए, विटामिन डी एक तरीके का फैट सॉल्युबल विटामिन होता है ना, तो जो कि मेटाबॉलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट रहता है। बॉडी में अगर विटामिन डी डेफिसिट होता है तो जो बोन का डीमिनरलाइजेशन कहते हैं, जिसको मतलब बोन में मतलब हड्डी गलनी शुरू हो जाती है कॉमन टर्म में, तो उसमें बोन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बोन के साथ साथ बाकी और जो मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अक्सर देखा गया मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि विटामिन डी डेफिसिट होते हैं और वो लेटर स्टेज में आते हैं। लेटर स्टेज में मीन्स जब उनका हम एक्सरे वगैरह करवाते हैं हाथ का, विटामिन डी डेफिशिएंसी जानने के लिए हमें हाथ का एक्सरे कराना पड़ता है कि कहीं बोन में कोई इरोजन वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहा। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है विटामिन डी डेफिशिएंसी लेके, तो उसमें एक्सरे हम कराते हैं तो एक्सरे में अच्छा खासा बोन में इरोजन दिखाई देता है, जो कि लेटर स्टेज में आता है, जिसे कि रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंट कंडीशन को बच्चों में रिकेट्स बोला जाता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है जो विटामिन डी रिच सोर्सेज वाले जो फूड और ये फ्रूट्स होते हैं। एक तो आप बोले मिल्क कंज्यूम करें अच्छे से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विटामिन डी जो एक्टिव फॉर्म में रहता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में रहता है। आजकल का ट्रेंड ये हो गया है कि धूप में ना निकलना, एसी में रहना, जो कि गलत है ना। मैंने आपको अभी जैसे बताया कि कुदरत ने हमको सारी चीज़ें बैलेंस करके दी हुई हैं, तो सनलाइट का एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सर जैसे काफी सारे स्कूल्स तो आजकल जैसे स्कूल वैन में एसी, हर चीज में एसी, स्कूल्स में एसी, तो क्या कहेंगे कि ये चीज गलत है? देखिए, लग्जरी इज डिफरेंट थिंग, यू नो, लग्जरी इज डिफरेंट थिंग है ना। लग्जरी आप करो, आप जो भी आपको करना है वो करो, बट प्रकृति पे भी ध्यान देना पड़ता है। आपको सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, जैसे एक पेशेंट मेरे पास आया था दुबई से। इंडिया में जब वो आए तो कुछ टाइम मेरे सिटी में रहे थे। मैं अमरोहा से बिलोंग करता हूँ, तो वो मेरे सिटी में कुछ टाइम के लिए रहे थे। तो वो मेरे पास प्रॉब्लम लेके आए कि बच्चे को थोड़ा सा हाथ पैरों में दर्द रहता है। मैंने उनका विटामिन डी लेवल कराया, विटामिन डी लेवल उसका बच्चे का बहुत कम आया। मतलब उसको जो विटामिन डी डेफिशिएंसी होने की वजह से उसको मस्कुलर पेन और जॉइंट पेन और वो बोन पेन ये सब हो रहा था। तो वो मैंने उनको जब हिस्ट्री ली बच्चे की, मैंने कहा बच्चे को सनलाइट का एक्सपोजर होता है नहीं होता है या बच्चा, तो उन्होंने साफ साफ विद ए ग्रेट स्माइल कि नहीं, हमारा बच्चा सनलाइट में नहीं जाता है, हमारा बच्चा एसी गाड़ी में रहता है, घर में एसी लगा हुआ है, तो हमारे बच्चे को सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता है। और वो उनको ये बात बता के उनको अच्छा लग रहा था कि हमको ये सर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि बच्चा हमारा एसी में रहता है, और बिल्कुल जो कि गलत था। उनको मैंने समझाया नहीं, बच्चे को सनलाइट का एक्सपोजर, बच्चे को नहीं एडल्ट को भी, बड़े लोगों को भी सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ही विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में आता है। जी, तो सनलाइट का डेली थोड़ा बहुत एक्सपोजर बहुत जरूरी रहता है। तो पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है भी बच्चों को थोड़ा धूप में जरूर घुमाएं। और सर ये है जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें देखा गया निमोनिया और लूज मोशन, ये जो चीजें हैं ये बच्चों में बड़ा अक्सर चीजें देखने को मिली है। हाँ, देखिए न्यूबॉर्न में भी होता है थोड़े से, और एडोलेसेंट मतलब जो इन्फेंट्स बेबीज होते हैं उसमें, और थोड़ा सा जो और ग्रो हो के बच्चे जो 8-10 साल के हो जाते हैं। तो मतलब एक्चुअली क्या रहता है, ये भी देखिए इम्यून सिस्टम से ही जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है तो बॉडी हमारी ऑटोमेटिक ठीक रहेगी। अब क्या रहता है कि निमोनिया और ये दस्त और ये डायरिया जो होता है, ये एक तरीके का बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। क्या आपका बच्चा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है? बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन उसका सही आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, तो ब्रेन वेव्स के कोर्सेज के ज़रिए आप अपने बच्चे की वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। वो
वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस बॉडी को तब पकड़ता है जब थोड़ा सा हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब होता क्या है कि घर में किसी बड़े को माना स्नीजिंग हुई, छींकें हो रही हैं, वो एडल्ट को तो स्नीजिंग हो रही है, हो सकता है उसको हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो, लेकिन वही इन्फेक्शन बच्चे के लिए बड़ा इन्फेक्शन बन जाता है, क्योंकि बच्चे की बॉडी अभी पूरी तरह डेवलप नहीं होती है, उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरह डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से वो सर्दी जुकाम एडल्ट को जो हो रहा है वो बच्चे के लिए अच्छा खासा इन्फेक्शन बन जाता है, और वही इन्फेक्शन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। यही चीज़ दस्तों में भी देखने को मिलती है। आपने प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर रखी है, घर में कोई भी चीज़ आप खा रहे हो, बच्चे का अक्सर क्या रहता है कि माँ बाप इतना ज़्यादा देख भी नहीं सकते कि बच्चा 24 घंटे बच्चे के साथ रहे, बच्चा कभी कुछ टच करेगा, कभी कुछ टच करता है और वो मुंह में उसको ले लेता है। तो आपको ध्यान हाइजीन का भी रखना होता है कि आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। बच्चे के मुंह में अगर कुछ ज़्यादा तो आपके हैंड वॉश होने चाहिए, बच्चे के हैंड वॉश होने चाहिए, और फ्रूट्स आप कोई बच्चे को दे रहे हो तो वो प्रॉपर्ली वॉश होना चाहिए। कोई वेजिटेबल अगर आप कुक कर रहे हो तो प्रॉपर्ली कुक होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें भी मतलब हाइजीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जरूर हेल्थ को हमारे रिफ्लेक्ट करती है। आप जैसा कि आप ये कोरोना वाला आप टाइम ले लीजिए, इसमें हाथ धोना और मास्क लगाना, फ्रेंकली स्पीकिंग इस चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है लोगों की हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव वे में। लोगों ने पेशेंट आने कम हो गए क्या सर? नहीं, पेशेंट आने एग्जैक्टली यू आर राइट, मतलब कम नहीं हुए हैं, हाँ मतलब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रोपोर्शन जरूर कम हुआ है उनका। और जब रीज़न पता चलता है उस बात का तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स मिलते हैं वो मास्क को मिलते हैं और हैंड वॉश को मिलते हैं। लोगों ने अच्छे से हैंड वॉश किया, उस हैंड वॉश करने की वजह से लोगों की हाइजीन प्रॉपर वे में रही, उन्होंने खाना अच्छे से खाया, पेट नहीं खराब हुआ उनका। लोगों ने मास्क लगाया, मास्क लगाने की वजह से कोई स्नीज कर रहा है या कोई जैसे हम बोल रहे हैं इस तरीके से तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखता है तब तो ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन नहीं रहती है, हम जैसे बोल रहे हैं तो अगर कुछ मेरे को हल्का फुल्का सर्दी जुकाम भी हो रहा है, सामने वाले को पूरे चांसेस रहते हैं। अगर आपने मास्क से उसको कवर किया हुआ है वो चांस नहीं लोग हैं। तो डेफिनेटली इस चीज़ का बहुत ही पॉजिटिव वे में इफेक्ट आया। जो लोगों ने मास्क लगाया, जो हैंड वॉश किए हैं, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आया लोगों के ऊपर। लोगों ने मतलब इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में अडेप्ट करने की कोशिश की है कि अगर ऐसा इस वजह से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है तो उस चीज़ को किया जाए, क्यों ना मतलब एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की जाए और क्यों ना एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। तो हमने तो सर शो पे बहुत ध्यान रखा है इस चीज़ का, सोशल डिस्टेंसिंग का। नहीं वो तो सब दिख ही रहा है। और फिर जैसे जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनमें देखा जाता है पीलिया एक चीज, और उसमें पेरेंट्स से कहा जाता है कि भाई इसको मशीन में कुछ रखा जाएगा, तो वो उसमें बड़ा भय है लोगों के मन में कि यार डॉक्टर साहब ने मशीन में रख दिया, तो ये क्या मतलब ये क्या भय है सर? इसके बारे में क्या भय की कोई बात नहीं है जी। बच्चों में जो पीलिया होता है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं उसको, अच्छा है ना, वो पैथोलॉजिकल नहीं होता। पैथोलॉजिकल मीन्स कि कोई लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ बॉडी में डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसकी वजह से जो पीलिया डेवलप होता है उसको पैथोलॉजिकल बोलते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबीज में होता है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का मतलब ये रहता है कि जब बच्चा माँ के पेट से बाहर निकल के आता है उसकी जो बॉडी है बच्चे की वो अपना खून बनाना शुरू करती है। नॉर्मल आपने देखा होगा कभी बिलोरुबिन का लेवल 0 नहीं होता, वो इसीलिए नहीं होता, <1 रहता है बिलोरुबिन का लेवल बॉडी में, हमेशा ही रहता है एडल्ट में भी, और हमेशा आप देखोगे कभी 0 नहीं होता बिलोरुबिन। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि जो आरबीसीज होती हैं वो अपने एक टाइम के बाद में डिस्ट्रक्शन उनका होता रहता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनका डिस्ट्रक्शन होता रहता है। उसका जो एंड पार्ट जो बचता है, जो एंड वो बिलोरुबिन की फॉर्म में हमारी बॉडी में रहता है, जो कि हमारे पेशाब के रास्ते और पॉटी के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसलिए कभी भी बॉडी में 1 से नीचे मतलब 0 लेवल अचीव नहीं करता बिलोरुबिन। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का मतलब ये जब बच्चे की बॉडी बाहर निकल के आई तो उसने अपना खून बॉडी ने बनाना शुरू किया। जो माँ के पेट से जो बच्चा जो खून लेके आया था अपनी बॉडी के अंदर वो उसका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ। कभी कभी क्या रहता है 2-3 कंडीशन ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उस बच्चे में पीलिया होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। जैसे OA इनकॉम्पेटिबिलिटी एक होती है, एक OB इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, OAB इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है। इसका मतलब ये होगी मदर अगर O पॉजिटिव है और बेबी अगर A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या AB पॉजिटिव है, तो उस कॉम्पेटिबिलिटी उन बच्चों में थोड़ा सा ब्लड का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से पीलिया का लेवल थोड़ा ज़्यादा बनता है। ऐसे ही इसी तरीके की एक इनकॉम्पेटिबिलिटी और होती है जिसे RH इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब ये है कि मदर अगर निगेटिव है, बेबी और फादर अगर पॉजिटिव रहते हैं तो उन बच्चों में भी पीलिया का थोड़ा सा ज़्यादा बनता है क्योंकि उनमें भी जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है थोड़ा ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में हमें थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है कि कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है इस तरीके का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया।
इसका भी रेंज होता है। एक बच्चा अगर लेस देन 2.5 kg बॉडी वेट है बच्चे का, कोई उसके साथ में रिस्क फैक्टर अगर जुड़ा हुआ है, तो हम थोड़े से कम लेवल पे ही बच्चे को फोटोथेरेपी देना शुरू कर देते हैं, ध्यान में रखते हुए कि बच्चे को थोड़ा सा पीलिया ज़्यादा डेवलप होगा। तो फोटोथेरेपी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, सर फोटोथेरेपी वही जो मशीन में रख देते हैं, जो कॉमन लैंग्वेज में कहता है मशीन में रख देते हैं। वो एक लाइट होती है, उसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, ब्लू कलर की भी होती है, एलईडी वाइट कलर की भी आ रही है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हम बच्चे को उसको रखते हैं, जिसकी वजह से उसका जो बिलिरुबिन का लेवल है वो कम हो जाता है, वो कन्वर्जन हो जाता है और वो बॉडी और सूसू के रास्ते बाहर निकल के सीरम बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में कम होना शुरू। तो सर मतलब फिर ये तो हुआ उसमें जो आपकी मशीन है इसके अंदर रखना तो बच्चे को तो बहुत अच्छी चीज है, ये मतलब उसके लिए बेनिफिट तो बहुत हो गया, बहुत फायदे वाली चीज है। ये एक नॉन पेनिट्रेटिंग प्रोसीजर है। नॉन पेनिट्रेटिंग प्रोसीजर मींस कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ बच्चे को रोशनी में रखना है, उसका बॉडी का बिलिरुबिन लेवल अपने आप से कम हो रहा है। हम उसको टाइमली फीड कराते रहते हैं, हर 2-2 घंटे पे उसको हम फीड कराते रहते हैं और मदर के पास ही भेजते रहते हैं, और उसके बाद फिर उसको अपने फोटोथेरेपी दे देते हैं बच्चे को। तो 2 टाइप की फोटोथेरेपी है, एक सिंगल सरफेस भी लगाते हैं, डबल सरफेस भी लगाते हैं। अगर रिस्क ज़्यादा होता है, 20 के आसपास अचीव कर रहा है बच्चा, तो हम उसको डबल सरफेस फोटोथेरेपी देके उसका बिलिरुबिन लेवल कम करने की जल्दी से कोशिश करते हैं। तो बेसिकली मतलब कोई डरने की बात नहीं है, कोई हार्म नहीं है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे को पीलिया है और आप डॉक्टर आपसे बोल रहे हैं कि इसको पीलिया की मशीन की जरूरत है क्योंकि वो पर्टिकुलर लेवल अचीव कर चुका है जिस लेवल पे उसको फोटोथेरेपी दी जानी चाहिए, तो अगर वो लेवल अचीव कर चुका है तो आप बेझिझक बच्चे को फोटोथेरेपी लगवाइए। कोई इसमें हार्म नहीं है, बिल्कुल नॉन पेनिट्रेटिंग प्रोसीजर है। अच्छा सर, एक चीज और देखने को मिलती है, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बच्चों के स्पेशली डॉक्टर्स हैं, जैसे आप भी बच्चों को ही देखते हैं, तो सर आपके जो स्टाफ होता है तो वो तो ट्रेंड स्टाफ होता है, मतलब थोड़ा सा उसमें क्या है कि अगर मिस हैंडलिंग होती है तो बड़ा दुख होता है उस चीज में, और ऐसा पेरेंट्स काफी सारे लोग देखते हैं, तो उस चीज पे आप पूरी नजर रखते हैं क्या? मतलब देखिए प्रॉपर वॉच रखना पड़ता है क्योंकि स्टाफ ही होता है। स्टाफ कितना भी सीख ले, 15 साल सीख ले, 20 साल सीख ले, वो नहीं सीख सकता जो एक डॉक्टर MBBS करके और पोस्ट ग्रेजुएशन करके सीख के आता है, क्योंकि डॉक्टर के लेवल जो IQ लेवल होता है और स्टाफ के IQ लेवल थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो हमें प्रॉपर वॉच तो रखना ही पड़ता है कि क्या हमारा स्टाफ कर रहा है। हमें प्रॉपर डेली का राउंड का पर्पस हमारा यही रहता है कि हमें एक तो पेशेंट भी हमें देखना है कि हाँ पेशेंट ठीक ठाक कर रहा है, और दूसरा हमें ये भी देखना है कि हमारा स्टाफ कर क्या रहा है। तो उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग हमें रखनी पड़ती है, स्टाफ की भी रखनी पड़ती है और पेशेंट की भी रखनी पड़ती है जी। ब्रेन वेव्स के कोर्सेज के साथ आप अपने बच्चे की कंसंट्रेशन पावर और क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। और डॉक्टर साहब, हमारी टीम ने थोड़ा रिसर्च में पता चला कि जो इंडियन क्रिकेटर टीम के शमी जी हैं, वो भी आपके मोहम्मद शमी जी वो भी आपके क्लिनिक पे आए थे, आपसे मिले थे, आपके हॉस्पिटल आए थे जी। That was really a proud moment for me। मैं कुछ जब मोहम्मद शमी अपनी बिटिया को दिखाने के लिए एक्चुअली मेरे पास आए थे, नाइट में 10 बज रहा होगा मेरे ख्याल से, मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आता है मेरे पास कि मोहम्मद शमी की बिटिया बीमार है और वो तेरे को विजिट करना चाह रहे हैं। आई वॉज रियली शॉक्ड। मैं उस समय खाना खा रहा था, आई वॉज रियली शॉक्ड। आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब मैं इतना एक्साइटेड था कि मोहम्मद शमी, एक्साइटेड आई मीन जस्ट मोहम्मद शमी इज ए, मतलब आप यू नो कि वो सेलिब्रिटी है और मेरे को दिखाना चाहता है। दैट्स व्हाई आई वाज रियली इन ए शॉकिंग स्टेट, है ना। तो मैं उस समय खाना छोड़ के तुरंत मैंने उसको रिप्लाई बोला, मैंने कहा हाँ भाई भेज दे, अगर उसकी बिटिया बीमार है मैं डेफिनेटली मैं बिल्कुल देखूंगा। मतलब ये सिर्फ मोहम्मद शमी की बात नहीं, कोई इमरजेंसी आती है हम तब भी देखते हैं, बट क्योंकि मोहम्मद शमी आ रहे थे इसलिए उसने मेरे को पहले से इन्फॉर्म करके वो जब मेरे पास आए, एंड आई वॉज रियली हैप्पी एंड रियली सरप्राइज कि मोहम्मद शमी ने मेरे को विजिट किया। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था वो। उनकी बिटिया उस समय रही होंगी 3 साल के आसपास की, और उनको थोड़े से लूज टूल हुए थे। वो ट्रैवल करके आए थे क्योंकि अमरोहा में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहते, कभी आते हैं और एक आधा दिन स्टे करके निकल जाते हैं। तो उस बीच में उनकी बिटिया की तबीयत खराब हुई, शायद बाहर का उन्होंने खाना कुछ खाया था, तो तब मेरे को वो दिखाने के लिए आए हुए थे। और मतलब मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। बिल्कुल नहीं सर, हमारी टीम ने पता लगाया कि मतलब उससे थोड़ी सी रिसर्च में पता लग जाती हैं चीजें, तो हमने देखा हमारी टीम ने वहाँ पे कि आपके पास काफी दूर दूर से, गाजियाबाद से और काफी जगह से लोग भी आते हैं, और वो मतलब हमारी मतलब जैसे सर्वे टाइप भी करते हैं हम थोड़ा सा, तो वहाँ पे पता लगा कि डॉक्टर साहब के पास क्यों आते हैं। हमने ये पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि यार यहाँ पे हम डॉक्टर साहब के पास इस मारे आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें प्रॉपर टाइम और प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, वो प्रॉपर हमें बताते हैं। तो ये चीज एक बहुत अच्छी चीज है। हो सकता है शमी जी को भी ये कहीं से पता लगा हो, वो आपके पास आए। हाँ वेल, कहीं से तो उनको इन्फॉर्मेशन लगी थी, तभी वो मेरे फ्रेंड का मेरे पास फोन आया कि इस तरीके से वो विजिट करना चाहते हैं।
तो सर और एक मतलब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे अब तक के आपके एक्सपीरियंस जो आपने अब तक आप काम कर रहे हैं, इसमें कब आपको महसूस हुआ, कब ऐसा लगा कि यार मैं डॉक्टर हूँ और ये मैंने बहुत गर्व का काम करा, मतलब जो इनर सोल हैप्पीनेस होती है वो कब मिली आपको? कोई ऐसी इंसिडेंट या कुछ ऐसा जो आपको लगा हो यार ये तो मैंने कमाल हो गया? जी हाँ, ऐसा अक्सर होता है, बट एक बार का मैं आपको एक एपिसोड आपको बताता हूँ। एक हमारे यहाँ मेरी वाइफ एक्चुअली गायनिकोलॉजिस्ट है। अच्छा। तो सीजरियन सेक्शन उसका प्लान था जी। सीजरियन सेक्शन जब हमने किया उसका, तो जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं, जो बेहोशी को डॉक्टर होते हैं, एक उन्होंने एक्चुअली क्या रहता है, हम लोग पहले कंसेंट फॉर्म साइन करा लेते हैं। वो कंसेंट फॉर्म ये रहता है कि ये इस तरीके से बेहोशी की दवाई दी जाएगी, उसके खतरे सब एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट को दे दी जाती है। तो हमने उसको कंसेंट फॉर्म साइन करा के पेशेंट का, हमने उसको सीजरियन के लिए जब प्लान किया, तो एनेस्थेटिस्ट ने जैसे ही उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया, कुछ टाइम के बाद में पेशेंट का बीपी फॉल होना शुरू हुआ। उस समय तक हमने अभी पेशेंट को इंसिजन नहीं लगाया था। इंसिजन मतलब ऑपरेशन उस समय शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि वो स्पाइनल देने के बाद में 5-7 मिनट के बाद में ही उसको हाइपोटेंशन होना शुरू हो गया, मतलब उसका ब्लड प्रेशर फॉल होना शुरू हुआ। और देखते देखते हमारे उसको ना हार्ट बीट उसकी बिल्कुल वीक हो गई, जो कि हमें पैल्पेबल नहीं हो रही थी, और ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल NR हो गया था, आई मीन कि वो नॉट रिकॉर्डेबल था ब्लड प्रेशर उसका। अब हमें लगा कि शायद ये कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट चला गया है। हमने उसको तुरंत ही CPR किया। CPR एक तरीके का प्रोसीजर होता है जो कि पेशेंट की छाती को हम प्रेस करके और उसके हार्ट को स्टिमुलेट करके और हार्ट वापस आने की कोशिश करते हैं। जब हमने उसको CPR किया, मतलब देखते ही देखते पेशेंट की हार्ट बीट और बीपी बिल्कुल नील था, ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं कि डेथ ऑन टेबल, वो कंडीशन उस पेशेंट की आ गई थी। हमने जब उसको CPR किया, 5 मिनट CPR के बाद में वो पेशेंट हमारी रिवाइव कर गई। जब वो पेशेंट रिवाइव कर गई, उसका ब्लड प्रेशर आ गया, उसका हार्ट बीट भी आ गई, उसको फिर हमने उसका ऑपरेशन, जो मेरी वाइफ है उन्होंने फिर उसका जब ऑपरेशन शुरू किया, तो जो बच्चा जब आउट किया और उन्होंने मेरे को हैंड ओवर किया, क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, गायनी जब बच्चा आउट करती है तो पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है। जब उन्होंने बच्चा मेरे को हैंड ओवर किया, तो बच्चे में भी हार्ट बीट नहीं थी उस समय। अच्छा। बच्चे में कोई रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं। अब क्योंकि इस बीच में ये सब कुछ हुआ था, तो उसी वजह से हमने उस बच्चे पे भी एफर्ट लगाया। बच्चे को हमने CPR किया, जो मदर के साथ CPR किया उसी तरह बच्चे पे CPR किया हमने। बच्चे पे CPR करने के बाद में थोड़े टाइम के बाद में 5 मिनट के बाद ही लगभग उसकी बच्चे की हार्ट बीट वापस आ गई और उसका रेस्पिरेशन भी वापस आ गया। वो मोमेंट था जब मुझे लगा, मतलब उस दिन एक डेड बॉडी से हमने 2 जिंदगी बचाई। सर ये तो बहुत चमत्कार है सर। ये तो चमत्कार नहीं, मतलब बस ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है ना। लेकिन ऊपर वाला भी रास्ता चुनता है ना, किसी बंदे को चुनता है ना, उसने आपको चुना और आपके दिमाग में ऐसी प्रेरणा दी और आप वो काम कर पाए। बच्चे को माँ की जरूरत थी, हस्बैंड को उसकी वाइफ की जरूरत थी। नहीं सर, बहुत अच्छा, आपने बहुत फैमिली को बचाया। एक डेड बॉडी में से आप ये मान लो कि हमने 2 लाइफ हमने निकाली है, तो वो हमारे लिए वाकई में एक ऐसी फीलिंग, जब भी मैं उस मोमेंट को याद करता हूँ, आई रियली फील, मतलब कि बिल्कुल गूज बम्स होते हैं ना जैसे ना बॉडी में, एज आई एम फीलिंग नाउ, तो इस तरीके की फीलिंग आती है मेरे को, मतलब कि एक डेड बॉडी में से 2 जिंदगी। सर हमें तो सुन के आ रही है सर ऐसी फीलिंग कि कितना अद्भुत सीन होगा और कितना अच्छा लग रहा होगा उसके हस्बैंड में, उसकी फैमिली को, कि भैया मतलब आप तो साक्षात उसके लिए उस टाइम भगवान होंगे। वो पेशेंट अब अभी आते हैं हमारे पास। अच्छा। बच्चे को लेके भी आते हैं और वो लेडी भी आती है। 2-3 बार मेरे पास जब उन्होंने विजिट किया, मैंने लेडी से पूछता हूँ कि तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो लेडी बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं याद है। और वो बच्चा मेरे को जब विजिट करने आता, बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि ये बच्चा बिल्कुल ख़त्म था और आज मेरे सामने जिंदा है। तो दोस्तों आपने देखा, ऐसे भी डॉक्टर हैं जो अपना दिल जान सब कुछ लगा के समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब ने इतनी जानकारी दी, इतनी सारी बातें बताई बच्चों के लिए, तो आप सब इसको सुने। और अगर कुछ भी आपको डॉक्टर साहब से बात करनी है, कोई भी मिलना है, तो डॉक्टर साहब का नंबर हमारे स्क्रीन पे आएगा और डॉक्टर साहब का एड्रेस, डॉक्टर साहब का अमरोह में हॉस्पिटल है, आरोग्य हॉस्पिटल के नाम से सर, है ना? आरोग्य हॉस्पिटल के नाम से सर का हॉस्पिटल है और ये जोया रोड पर ही है शायद, राइट? हाँ, जोया रोड पर, बम्बूगढ़ रोड, जोया रोड पर ही है। तो डॉक्टर साहब से कोई भी अगर मिलना चाहे या कोई भी अपनी सलाह लेना चाहे तो डॉक्टर साहब से परामर्श ले सकता है। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सर शो पे आए, सर ने समय निकाला।